उत्तराखंड में आज कनिष्ठ अभियंताओं को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किए पत्र वितरित, कहा विकास कार्यों में आएगी तेजी। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी। भारतीय ओलंपिक संघ से तिथि की प्रतीक्षा। राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 शहरों का चयन। हरिद्वार में गर्भपात के दौरान लापरवाही से महिला की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने हेल्थ केयर सेंटर में की तोड़फोड़। अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की मांग। बारिश से उत्तरकाशी में किसानों को बड़ा नुकसान। धान और राजमा की फसलें बर्बाद। किसानों ने सरकार से मुआवजा मांगा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अलग अलग विभागीय पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम से सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से युवाओं से बातचीत की और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी नई भूमिका को निभाएं। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश में पारदर्शी नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और जुलाई 2024 तक पूरी चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और आज आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं। आप सब काम पर लगने वाले हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होने के बावजूद भी, योग्यता क्षमता प्रतिभा होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन उनका हो जाया करता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे, जिनकी नकल माफियाओं से साठगांठ होती थी। हमने कहा कि हम इसको और दबाएंगे नहीं, बल्कि हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे और हमने मुकदमा किया। हमने ये जो नकल माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की के पास से लापता वाहन का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। कल से राजस्व टीम, पुलिस, SDRF, NDRF, QRT टीमें ड्रोन कैमरे की सहायता से खोजबीन में लगी हैं। वहीं भुक्की के पास रोड के किनारे टूटे हुए सेफ्टी पिलर को देखकर संभावना जताई जा रही है कि वाहन यहीं से रोड से बाहर चला गया। जहां नीचे गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा है। सभी टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। फिलहाल वाहन में एक व्यक्ति के होने की पुष्टि भी की गई है। भारी बारिश के चलते जहां सभी जगह भूस्खलन से नुकसान होने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं रानीखेत में राजकीय अस्पताल के भवन का हिस्सा भूस्खलन से खतरे की जद में आ गया है, जिसका क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद तथा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने CMS डॉक्टर संदीप दीक्षित के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने व्यापार मंडल के महासचिव संदीप गोयल और अन्य व्यापारियों के साथ उन दुकानों का भी निरीक्षण किया जिन दुकानों के ऊपर यह मलुआ आया था। मीना बाजार के दुकानदारों ने विधायक को बताया है कि दुकानों के ऊपर देवदार और चीड़ के पेड़ खतरा बने हुए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं और उनके गिरने से जानमाल का खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल का एक किनारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कि हमारा जो वार्ड था, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो उसको खतरा पैदा हो गया था और इमरजेंसी में यहाँ से वार्ड को शिफ्ट करना पड़ा अगल बगल की बिल्डिंगों में। अस्पताल का निरीक्षण किया। हमको दीर्घकालिक योजना बनानी है। किस प्रकार अगर हम खाली ड्राई दीवारें बनाएंगे तो उनकी चूंकि लाइफ कम होती है और उसमें धंसने की संभावना ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम प्लम की जो दीवारें हैं वो अगर बनाई जाएंगी तो उससे स्थायित्व रहेगा और ड्रेनेज की भी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। वेस्ट मटेरियल है यहाँ का, चाहे इंजेक्शन है और जो भी यहाँ कर मेडिकल का वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए अलग से व्यवस्था बना के पिट की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर OPD में पंजीकरण के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। इसमें 2 लोग बैठेंगे, एक में महिलाएं और विकलांगों के लिए और दूसरे में जनरल पीपल जो लोग जो आएंगे, मरीज पेशेंट जो आएंगे। हरिद्वार में चल रहे ई-रिक्शा यातायात के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। हजारों ई-रिक्शा बेहतर ढंग से सड़कों पर दौड़ रहे हैं,
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6,000 से ज़्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रहे हैं। एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ई रिक्शाओं का रूट निर्धारण कर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। की संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूंकि ये ई वाहन है तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश द्वारा। इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। इन दिनों थराली विधानसभा के थराली और देवाल विकासखंड में जल निगम द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन समेत अन्य कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। जुलाई माह में शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की शिकायत पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा जांच टीम गठित कर इन योजनाओं की जांच करवाई जा रही है। लेकिन अब शिकायतकर्ता ने जांच कमेटी पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी चमोली को पत्र भेजते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का कहना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा जल निगम की इन 88 योजनाओं की जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी वो टीम भी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच में भेजकर इतिश्री कर रही है और जांच भी देरी से हो रही है। अधिकारी कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे। जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुंच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जाँच हो और दोषी को दंड दिया जाए। एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो सुलना पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं, जबकि एमबी जो है पूरी हुई है। शिकायत तहसीलदार थराली के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेज दिया गया है और डीएम को भी मैंने जो है आज शिकायत पत्र भेजा है कि जांच समिति के सदस्यों द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 2,25,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 3 आईफोन, 1 एंड्रॉयड फोन, वहीं नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि इन लोगों ने यूट्यूब से देखकर नोट छापने की ट्रेनिंग ली थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। रानीपुर थाना क्षेत्र में सुमन नगर पुलिस चौकी का जो स्टाफ है उन्होंने आज वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनसे जांच के उपरांत पता लगा कि ये नकली नोट को छापने का और उसके साथ ही उसको फुटकर में उसको चलाने का भी ये काम करते हैं। पुलिस के द्वारा जब इनसे इंटेंस से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 4 अन्य अभियुक्तों के नाम आए थे। तो कुल 6 अभियुक्तों को पुलिस ने इस क्रम में अरेस्ट किया है और करीब 2,25,000 के करीब 500 के जो नोट हैं वो पुलिस के द्वारा बरामद किए गए, जो नकली तरीके से छापे गए थे। लैपटॉप का जो यूज़ किया गया, प्रिंटर्स का जो यूज़ किया गया और उन समस्त जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस के द्वारा सीज किए गए हैं। तो आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जल्दी पुलिस रिमांड में प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में नगर कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी व जान से मारने की धमकी के खिलाफ नगर अध्यक्ष अनुपम कड़वाल ने नेतृत्व में तल्ली ताल गांधी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूका। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, जिसे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस सड़क पर उतरकर इसका विरोध भी करेगी।
जनपद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ की खूबसूरत का दीदार करते हैं। और इस घाटी में सेब फलों की भी बड़ी तादाद में पैदावार होती है। जहाँ के सेब फल देश दुनिया में मशहूर हैं। क्या है जहाँ के सेब की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। हर्षिल घाटी का सेब फल जितना स्वादिष्ट है, उससे भी अधिक ये औषधीय गुणों से भरपूर है। 16 सितंबर से भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ के काश्तकार विधिवत इसको पेड़ों से तोड़ना शुरू कर देते हैं और ग्रेडिंग कर मंडियों में भेजना शुरू करते हैं। यहाँ का विल्सन प्रजाति का सेब, जिसके बारे में बताया जाता है कि विल्सन नामक अंग्रेज जब यहाँ आया था तो यहाँ के वातावरण को देखकर उसने अपने देश से यहाँ कुछ सेब के पौधे मंगवाकर रोपे थे। यहाँ के वातावरण और मिट्टी से उन पौधों में जो सेब पैदा हुए वह विश्व भर में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ उस अंग्रेज के नाम पर विल्सन प्रजाति के नाम से इस सेब का नामकरण हुआ। ये सेब सारी विल्सन वैरायटी है। यहाँ पे बहुत पहले विल्सन आया था, उसका ससुराल था यहाँ से, तो उसी नाम से सेब फेमस होगा, विल्सन वैरायटी के नाम से। इसको हम डेलिशल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काश्तकार भी आते हैं सेब की। यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा है सेब की, तो काश्तकार आते हैं, अपना रेट पता करके यहाँ से जाते हैं, फिर सेब लेके यहाँ से जाते हैं। सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जो हमारी जो अब सेब की फसल अभी तैयार हो चुकी है और हम लोग सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो सेब की जो ब्रांडिंग है वो हर्षिल के नाम से ही मार्केट में पहुंचे और हमें जो इसका निर्धारित मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा उसका निर्धारित मूल्य हमें समय से पहले किया जाए, ताकि काश्तकार अभी आस लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा पैकेज देगी, हमें सही दाम इसका मिले, ताकि जो है हमारे स्थानीय जो काश्तकार है उसको समय समय पर इनका लाभ मिल सके। इस सेब की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ों पर फूल आने से पहले ही सेब के ठेकेदार यहाँ डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बर्फ में ढके रहने से यहाँ के सेब औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं। इस साल मौसम की मेहरबानी से यहाँ पर बम्पर मात्रा में सेब की पैदावार हुई है, पर यहाँ के काश्तकार सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण न होने के कारण नाराज है। काश्तकारों का कहना है कि जहाँ के नामी सेब फल को ब्रांड नाम नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, बल्कि हिमाचल के ब्रांड के रूप में उसे बेचा जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके कारण ठेकेदार औने पौने दाम पर यहाँ से सेब खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर सरकार इसको हर्षिल ब्रांड के नाम से बाजार में उतारे तो किसानों को सेब फल की उत्पादन का बड़ा फायदा होगा। हमारा हर्षिल का सेब है, सबसे पहले तो इसकी जो क्लाइमेट है उसके अनुसार इस सेब की जो है डेवलपमेंट होता है और सेब अपने में मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, दुनिया में जो है जो ये हर्षिल का सेब है, वो हर्षिल की जो वैरायटी है सेब की, ये कहीं भी नहीं मिल सकती है। जब हमने इसका टेस्ट कराया और लाइब्रेरी में गया तो इसमें जो है कई प्रकार के ऐसे गुण निकले जो कहीं दवाइयों से भी नहीं मिल सकते हैं। इसकी इतनी जो है स्वस्थता और पवित्रता भी है। जो गंगा जी के गोद में बसा हुआ हर्षिल है, पूरी दुनिया के लोग हर्षिल भी आते हैं और हर्षिल के सेब के लिए जो है लोग तड़पते हैं कि कैसे जो है हर्षिल का सेब मिले। 2003 उस समय की स्थिति क्या यहाँ पर थी और तब मैं उस समय जो चंद लोग उस समय बगीचों में काम करते थे, मुझे याद है मैं उनको उस समय याद दिलाता था जब वो हिमाचल का पेड़ यहाँ पर लेबल लगाते थे सेब यहाँ के और उसके बाहर जो पेटी बनती थी उसमें हिमाचल का, तो उन लोगों ने दिल्ली जाकर एक प्रयास किया और आज वो प्रयास सार्थक दिख रहा है और आज पूरी वैली उद्यान के रूप में विकसित हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे काश्तकारों की जो आजीविका है वो दिन पर दिन जो आगे काश्तकार उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उद्यान के साथ हम पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि ये पूरा क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ यहाँ के जो हमारे तमाम नौजवान हैं वो स्वरोजगार से उनको कैसे स्वरोजगार मुहैया करा जाए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में फैले इस सेब फल के व्यवसाय को अभी तक ब्रांड नाम नहीं मिलना निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। जिस घाटी के सेब फल दुनिया भर में मशहूर हो और जिसके स्वाद के लोग कायल हो, ऐसे सेब फल की बिक्री को बढ़ावा देने और सेब उत्पादक किसानों की आय में इजाफा करने की दिशा में राज्य सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में और हर्षिल घाटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का जो सेब है वो सेब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है मात्रा में बिकता है और वर्ल्ड फेमस सेब है। आज हम इन सेब के बागानों में आए और यहाँ
इन बागवानों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है जो अब इसका जो है कटान शुरू हो गया, क्योंकि कल यहाँ पे सिल्कू हुआ था और सिल्कू के बाद जो है इन बागानों से जो है जो फल है इनको जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं लोग। यहाँ पे जो है ठेकेदारों की यहाँ पे लाइन लगी है और ये जो सेब है पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाता है और इस सेब में जो है बहुत बड़ी मिठास है। सेब के बारे में बताया जाता है कि जो विल्सन था, विल्सन इस प्रजाति को यहाँ पे लाया था और तब से जो है लगभग 150 साल पुरानी जो है ये वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है इस वैरायटी की एक क्वालिटी होती है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की, ये जो क्वालिटी होती है इसका जो कलर होता है बिल्कुल लाल होता है और जो ये होता है इसके अंदर जो है बहुत बड़ी मिठास भरी होती है। साथ ही साथ इस सेब का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है अन्य सेबों के मुकाबला और ये बिल्कुल जो इसको जो खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल घी है, क्योंकि ये पेड़ है लगभग एक पेड़ जो है लगभग जो 7-8 पेटी जो है फल दे देता है। और यहाँ के जो लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है यही सेब है। सेब के साथ साथ ये लोग राजमा भी उत्पादन करते हैं और राजमा के साथ साथ जो है यहाँ पे जो यहाँ का जो सेब है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ से बिकता है। दीपक नोटेल, IND24। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर से चंपावत के मध्य भारी वाहनों के लिए पूरे दिन तथा हल्के वाहनों के लिए प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। स्वाला में मार्ग से मलबा आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। नेशनल हाईवे इस स्थान में जोखिम भरा बना हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया है कि विगत दिनों जिले में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग घाट से टनकपुर तक विभिन्न 28 स्थानों में बाधित हो गया था। इन सभी स्थानों में मार्ग को ठीक कर यातायात सुचारू किया गया, परंतु मार्ग स्वाला में अति संवेदनशील स्थल है, उसमें लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण यातायात अवरुद्ध है। गौवंश का संरक्षण न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखता है। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। ये बात उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने जिला कार्यालय सभागार में गौवंश संरक्षण हेतु जनपद में किए जा रहे। उन्होंने कहा कि गौकशी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। निराश्रित गौवंश को लेकर पंजीकृत गौ सदनों और गौशालाओं में ही दिया जाए। किसी भी स्थिति में गौवंश को अजनबी व्यक्तियों और गैर पंजीकृत संस्थाओं के हवाले नहीं किया जाए। गौसदन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए निर्देश किए। दूसरा, जो निराश्रित गौवंश है, हरिद्वार विश्व का तीर्थ स्थल है, विश्व के लोग यहाँ आते हैं तो सबकी अपेक्षा रहती है यहाँ अच्छा दिखाई दे और गौवंश सड़कों पे रहे और उनकी दुर्दशा हो। गौवंश सड़क पर रहे कोई बात नहीं, लेकिन दुर्दशा हो तो वो अच्छा संदेश नहीं। सनातनी संस्कृति की ये धरोहर है हरिद्वार, इसलिए हमने निर्देश दिया है कि भाई गौशालाओं का निर्माण शीघ्र हो। गैरसैंण नवोदय विद्यालय के फैब्रिकेटेड भवन में भीषण आग लग जाने से लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई है। अग्निकांड के दौरान भवन के अंदर 40 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, जिनकी जान बचाने में कक्षा 10 के छात्र रोहित का बहुत बड़ा हाथ रहा। रोहित ने बताया कि उसने जलने की बदबू महसूस करने पर जल्दी बिस्तर छोड़ा और पास के स्टोर में आग की लपटों और धुआं निकलते देखा तो साथियों को जगाया और गार्ड व गुरुजी को सूचना दी। सभी सतर्कता से बाहर भागे और इसके बाद सभी को बचाया जा सका। तो समझ नहीं आया। उसके बाद बदबू आने लग गई थी, फायर थी, प्लास्टिक की बदबू आने लग गई थी। तो उसके बाद आग लाल लाल दिख रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रूममेट्स को उठाया और उसके बाद मैंने बगल रूम को उठाया। उसके बाद मैं सर के पास गया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सर के साथ में रूम में आया। तो उसके बाद सबसे पहले सर ने हर स्टूडेंट को सारे कमरों से बाहर गया। गार्ड अंकल भी थे हमारे साथ, गार्ड अंकल भी कर रहे थे सर के साथ सभी कमरों को। मैंने सामान, बच्चे बाहर आ गए थे, उसके बाद सामान बाहर कर रहे थे, जितना हो सके उतना बचा लिया था। और उसके बाद मतलब आग फैल गई थी तो उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गए थे और सारे बच्चे फील्ड में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल रंग लाई है। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उपद्रव में सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली होगी। सीएम के इस फैसले को लेकर भाजपा उत्साहित है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने वादे प्रदेश की जनता से किए उनको धरातल पर उतारा है।
नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो या फिर धर्मांतरण कानून, सब पर धामी सरकार ने बेहतर निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान दंगा विरोधी एक्ट की बात भी की गई थी, जिसको राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है और अब ये एक्ट पारित हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज तक जितने वायदे जनता से किए थे उसको धरातल पर उतारा। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देना हो, धर्मांतरण का कानून हो, ऐसे अनेकों कानून है। उसी के तहत इन्होंने एक दंगा विरोधी एक्ट लाने की बात करी थी, तो उसको अब राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है, अब ये पारित हो रहा है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और ये दंगा करने वाले हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में शांत प्रिय वातावरण में जो दंगा करने वाले लोग हैं उनके मन में एक खौफ का काम करेगा। जो सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करते थे, खत्म करते थे, उसकी भरपाई अब उन्हीं के पैसे से करी जाएगी, तो इससे उनके मन में एक खौफ पैदा होगा। उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन भी मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।